हेलो फ्रेंड्स, एक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में निर्वाचन आयोग को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन को पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही आयोग हैं। बस कहीं कहीं पर इन्हें निर्वाचन आयोग कहा जाता है और कहीं कहीं पर इन्हें चुनाव आयोग कह दिया जाता है, परंतु दोनों का जो मतलब है वो एक ही है। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, जिस कारण से जनता अपने प्रतिनिधियों की सहायता से देश का शासन चलाती है, जिसके कारण प्रतिनिधियों का चुनाव आवश्यक हो जाता है। और भारत में यह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है कि वो प्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था करें। तो फ्रेंड्स, भारत में निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। भारतीय संविधान निर्माताओं के पास दो ऑप्शन थे, या तो वे एक तदर्थ निकाय की स्थापना करें, जैसे कि जब चुनाव होने वाले हों तभी निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया जाए, या तो एक स्थायी निर्वाचन आयोग की स्थापना करें। तो संविधान निर्माताओं ने एक स्थायी निर्वाचन आयोग की स्थापना की, क्योंकि कई बार उपचुनाव करवाने पड़ते हैं, मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़ते हैं, और कई बार चुनाव जब रद्द हो जाते हैं तो उसके बाद दोबारा चुनाव करवाने पड़ते हैं। इस कारण से भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक स्थायी निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की, जो कि एक स्वतंत्र निकाय है और ये अखिल भारतीय है, पूरे भारत में ये चुनाव करवाता है। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, वो है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मतलब संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ही इनके निर्वाचन के लिए संचालन करेगा, चुनाव का निर्देशन करेगा, समय समय पर निर्देश देगा चुनाव से संबंधित, व नियंत्रण करेगा। ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है चुनाव करवाने की, वो चुनाव आयोग की है। फ्रेंड्स, राज्यों में होने वाले पंचायतों के चुनाव व नगर निगम के चुनावों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं है। नगर निगम व पंचायतों के चुनाव आयोग नहीं करवाता है, उनके लिए अलग व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना की। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संरचना का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान समय में भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। ये ऑप्शनल है, परंतु प्रादेशिक आयुक्त का मतलब होता है ऐसे आयुक्त जो कि किसी राज्य विशेष के लिए बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 324 में ये कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों तथा प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें व पद अवधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। सेवा शर्तें यानी कि उन्हें कितना भत्ता मिलना चाहिए, कितना वेतन मिलना चाहिए, उनकी जो पद अवधि की उनका कार्यकाल कितना होगा, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय निकाय था। मतलब निर्वाचन आयोग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य हुआ करता था 1950 से 1989 तक। परंतु राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 16 अक्टूबर 1989 को दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की, परंतु एक साल के अंदर ही यानी कि 1990 को दो अन्य आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और निर्वाचन आयोग वापस से एक सदस्यीय हो गया। परंतु फिर अक्टूबर 1993 में फिर दो अन्य आयुक्तों को नियुक्त किया गया, जिसके कारण निर्वाचन आयोग फिर से बहुसदस्यीय हो गया और वर्तमान समय तक यही स्थिति कायम है। आज भी निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय ही है। तीनों निर्वाचन आयुक्तों की जो शक्तियां हैं और जो वेतन भत्ते हैं वो एक समान हैं। मतलब जितना वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलेगा उतना ही वेतन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी मिलेगा, और तीनों की शक्तियां भी एक समान हैं, एक बराबर हैं। परंतु कभी अगर किसी विषय को लेकर, किसी निर्णय को लेकर तीनों निर्वाचन आयुक्तों में अगर मतभेद हो जाता है तो जो निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत से लिया जाएगा। जैसे कि अगर दो निर्वाचन आयुक्तों ने अगर पक्ष में फैसला दिया है तो उस निर्णय को मान लिया जाएगा बहुमत से।
निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, या तो 65 वर्ष तक की वो आयु तक निर्वाचन आयुक्त बने रहते हैं। जैसे कि अगर उनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाता है तो उन्हें हटा दिया जाता है, परंतु 6 वर्ष पूरा होने से पहले अगर वो 65 वर्ष के हो जाते हैं तब भी उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। इसके अलावा वो त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिससे कि वो देश में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवा सकता है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संविधान ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं। पहली है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निश्चित पद अवधि में काम की स्वतंत्रता प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जो कि आसान नहीं है। कहने का मतलब है कि पहले विशेष बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों ही सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देंगे, तभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु उन्हें राष्ट्रपति की दया पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतंत्र हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कर दिया गया, अब उसकी सेवा शर्तों में, यानी कि उसके वेतन में, उसके भत्ते में, या उसको जिस भी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कि उसे घर मिला है रहने के लिए, कार मिली है आने जाने के लिए, तो सरकार इसमें कटौती नहीं कर सकती है। हाँ, वो बढ़ा सकती है उसका वेतन या उसके लाभ को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, परंतु गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को परेशानी हो या उसको नुकसान हो। इसके अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं या जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति चाहे कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को वो हटा सकता है, तो ऐसा नहीं है। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसी सिफारिश करता है उसके बाद ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने चुनाव आयोग की स्वतंत्रताओं को देख लिया जिन्हें संविधान में अच्छे से वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में कुछ स्वतंत्रता से संबंधित दोष भी हैं, जैसे कि कुछ बातों को संविधान में वर्णित ही नहीं किया गया है। जैसे कि निर्वाचन आयुक्त की क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या योग्यता होगी, इस संबंध में संविधान चुप है। इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं बताया गया है। इसके साथ ही आयुक्तों का कार्यकाल कितना होगा, वो कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, इसके संबंध में भी संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त जो उनकी स्वतंत्रता को बाधा पहुंचा सकता है वो है सेवानिवृत्ति के बाद भी नियुक्ति हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर निर्वाचन आयुक्त रिटायर हो जाते हैं तो उनको किसी दूसरे सरकारी विभाग में भी नियुक्त किया जा सकता है, जो कि उनकी स्वतंत्रता को बाधित करता है। कैसे? अब जब वो निर्वाचन आयुक्त बने रहेंगे तो वो हो सकता है कि सरकार के थोड़ा सा पक्ष में रहें, क्योंकि उनको उम्मीद रहेगी कि जब वो रिटायर होंगे तो हो सकता है सरकार उन्हें कुछ अच्छा पद दे दें। मतलब वो रिटायर होने के बाद की अपना वो फ्यूचर सोचने लगेंगे कि हम रिटायर होंगे तो हमारी नियुक्ति हो सकती है, जो कि सही नहीं। अब हम बात करते हैं आगे शक्तियां और कार्य। अब हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग के कार्य इतने आसान नहीं जितने हमें प्रतीत होते हैं। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग की शक्तियों व कार्यों को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रशासनिक, दूसरा है सलाहकारी, तीसरा है अर्धन्यायिक। कहने का मतलब यह है कि निर्वाचन आयोग प्रशासन से संबंधित कार्य भी करता है और उसके पास अधिकार प्राप्त हैं, संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त वो चुनाव से संबंधित सलाह भी देता है, जैसे कि राष्ट्रपति को, राज्यपाल को सलाह भी देता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई विवाद भी उत्पन्न होता है तो वो न्यायपालिका की तरह कार्य करता है। इस तरह वो अर्थ न्यायिक भी है। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग के कार्य व शक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। निर्वाचन आयोग संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है। हालांकि
परिसीमन आयोग की व्यवस्था की जाती है जो निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है और निर्वाचन आयोग उसकी सहायता करता है। जैसे कि मान लीजिए भारत में लोकसभा का चुनाव होना है, तो लोकसभा में 543 सीटों के लिए चुनाव होता है। तो क्या होगा कि भारत को 543 सीटों में बांट दिया जाएगा और इन क्षेत्रों का निर्धारण परिसीमन आयोग की सहायता से निर्वाचन आयोग करता है। संसद परिसीमन आयोग अधिनियम पारित करती है, जैसे कि 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया गया था और उसके अनुसार भारत में निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया है। और जो ये निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो छोटे बड़े साइज़ में हो सकते हैं क्योंकि ये जनसंख्या के आधार पर बांटे जाते हैं और कुछ सीटों को, कुछ क्षेत्रों को रिजर्व भी रखा जाता है, जैसे कि ST SC के लिए। तो पहला काम आ गया कि निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है निर्वाचन आयोग। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग समय समय पर योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है। जैसे कि समय समय पर जब लोग 18 साल से ऊपर की एज हो जाती है लोगों की, तो पहचान पत्र बनवाते हैं, मतलब कि मतदाता सूची में वो अपने आप को पंजीकृत करवाते हैं। और ये काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग। इसके अतिरिक्त चुनाव की तिथि और समय सारणी, यानी कि टाइम टेबल, किस समय चुनाव होगा वो निकालना, नामांकन पत्रों की जांच करना, उम्मीदवारों ने जो नामांकन पत्र भरते हैं उम्मीदवार, उनकी जांच भी करता है निर्वाचन आयोग। इसके अतिरिक्त इसकी कई और भी कार्य हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, ये उनको चुनाव चिन्ह देता है। इसके अतिरिक्त कई बार चुनाव चिन्ह को लेकर राजनीतिक दलों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह कार्य करता है, मतलब अपना निर्णय सुनाता है, इसलिए वो न्यायालय की तरह कार्य करता है और विवाद को समाप्त करता है। और निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करता है, चुनाव के समय आचार संहिता निर्मित करता है। और ये आचार संहिता बदलती रहती हैं सभी राजनीतिक दलों के लिए। जैसे कि कोरोना टाइम पर, आज के टाइम पर जो चुनाव आयोग की आचार संहिता होगी वो यही होगी कि रैलियां ना निकाली जाएं चुनाव जीतने के पश्चात भी। तो कुछ इस प्रकार की वो आचार संहिता निर्मित करते रहता है और उन्हें लागू भी करता है चुनाव के समय। इसके अतिरिक्त संसद सदस्यों की निर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। जो चुनाव आयोग होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि कौन कौन लोग संसद सदस्य नहीं बन सकते। इसके अतिरिक्त ये ऐसी ही सलाह वो राज्यपाल को भी देता है कि कौन कौन से लोग विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते हैं, वो निर्हता से संबंधित सलाह देता है। इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि मतदान केंद्रों को लूट लिया जाता है, या जो उनका टाइम टेबल होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, या वहाँ पर हिंसा हो जाती है, जिस कारण से चुनाव को रद्द भी करना पड़ता है। तो चुनाव आयोग चुनाव को रद्द भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करता है। चुनावी तंत्र क्या होता है? चुनावी तंत्र का मतलब है कि चुनाव की एक पूरी प्रक्रिया चलती है। निर्वाचन आयोग राज्य स्तर पर आयुक्तों की नियुक्ति करता है, अधिकारियों की नियुक्ति करता है, फिर जिले स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उनका पर्यवेक्षण यानी कि उनकी देखरेख करता है कि सभी अधिकारी, सभी लोग अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं, चुनाव सही से हो रहा है कि नहीं, निष्पक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से सब कुछ हो रहा है या नहीं, इसका पर्यवेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि जो राष्ट्रपति शासन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर 1 वर्ष के पश्चात निर्वाचन या चुनाव करवाने चाहिए या नहीं। इसके अतिरिक्त चुनावों में प्रदर्शनों के आधार पर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देता है। जैसे कि जो बड़े राजनीतिक दल होते हैं जिन्हें ज़्यादा वोट मिलते हैं, ज़्यादा सीटें मिलती हैं, उसी हिसाब से निर्वाचन आयोग एक स्तर दर्जा प्रदान करता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय स्तर का है और कौन सा राज्य स्तर का है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।